नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको रूबरू कराएंगे देश की प्रदेश की जानी मानी हस्ती से। देश हमारा जब से आज़ाद हुआ है तब से हम सुनते चले आ रहे हैं बेरोज़गारी के बारे में, रोज़गार के बारे में। विगत कई सालों से हमारे प्रदेश और देश की सरकार ने एक मुहिम चलाई है, रोज़गार मांगने वाले नहीं देने वाले बनो। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे आईटीआई के निर्देशक श्री अग्रवाल जी से। तो नमस्कार अग्रवाल साहब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे धन्यवाद। कार्यक्रम। आज़ादी के बाद से अगर हम बात करें रोज़गार की, बेरोज़गारी की, जो कि बहुत अहम है जीविका यापन के लिए और बरसों से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से सुन रहे हैं कि आपका और आपका विभाग इसमें प्रयासरत है। तो बेसिकली क्या आपकी ऐसी योजना है जिसमें कि मुख्यमंत्री कहते हैं रोज़गार पाने वाले नहीं देने वाले बनो, तो उसके लिए आपका विभाग किस तरह से अग्रसर हो रहा है या क्या अभी वर्तमान में चल रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा कि आज़ादी के बाद से सरकारों का कौशल विकास की तरफ ध्यान रहा है। तो आईटीआई का जो हिंदी में नाम है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जी तो जो औद्योगिक प्रशिक्षण है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग आईटीआई में दी जाती रही है। जी जी किंतु आईटीआई में जो ट्रेनिंग दी जाती है वो लॉन्ग टर्म कहलाती है। लॉन्ग टर्म मीन्स 1 साल की और 2 साल की। अब धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और जितने इंस्टीट्यूट हैं जी जो फॉर्मल ट्रेनिंग देते हैं वो कम है। उसके बाद में एक अप्रेंटिस एक्ट लाया गया जी भारत सरकार के द्वारा, जी शिक्षु अधिनियम। अब इसके तहत जो काम अभी इंस्टीट्यूट में होता था आईटीआई में, तो वो ट्रेनिंग देने का काम उद्योगों में हो। जी तो उसके लिए पाठ्यक्रम बनाए गए और उद्योगों में उनकी अधिकतम प्रायोगिक जो ट्रेनिंग है वो उद्योगों में हो जी। और जो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग है वो इंस्टीट्यूट में हो। सर, एक शब्द आपने यूज़ किया, शिक्षु अधिनियम। ये क्या, ये राइट टू एजुकेशन और राइट टू फूड, ये किस तरह का अधिनियम है? ये वो एग्जैक्टली है क्या ये शिक्षु अधिनियम? शिक्षु अधिनियम जो 1961 में लाया गया था, तो इस अधिनियम के तहत उनको अपने प्रतिष्ठान में या उद्योग में अप्रेंटिसेस रखना आवश्यक है। जी जी तो वो इसलिए ये अधिनियम लाया गया है कि चूंकि अब हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम हमारे देश के इतने युवाओं को ट्रेन नहीं कर सकते, तो जो इंडस्ट्रीज हैं और एक्चुअल जो भी हम ट्रेन नहीं ट्रेनिंग कर सकते, मतलब प्रैक्टिकल नहीं दे सकते। प्रैक्टिकल आपने नहीं दे थ्योरेटिकल सकते, दे दिया, आपने ऑन जॉब दे दिया, लेकिन वो संस्थान में जाकर और वहाँ वहाँ पे ऑन द जॉब ऑन ट्रेनिंग द ले। जॉब ट्रेनिंग के लिए। तो उसके लिए उनको एक स्टाइपेंड भी दिया जाता है इस जी जी एक्ट के तहत। जी जी जैसे अभी वर्तमान में जो स्टाइपेंड की रेट है 75% प्रतिष्ठान देता है जी और मिनिमम वेजेस का, और 25% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। जी जी तो इस तरह वो उन्हें मानदेय या एक तरह से कहें आर्थिक लाभ भी होता है और वो उद्योगों में सीखते भी हैं। तो अभी तक क्या आपका पुराना अगर रिकॉर्ड देखा जाए कि कितने लोगों को आपने ट्रेनिंग दे दी और कितने लोग इससे अपने रोज़गार प्राप्त किया होगा, इस तरह के कुछ आंकड़े आपके पास होंगे? देखिए, जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, उसको ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। उसके बाद अभी 2007 से शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की 3 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की, 9 महीने की, जो 1 साल से कम जी हो, जी वो दिए जाने का मतलब सरकारों द्वारा सोचा गया है। जी जी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से वो ट्रेनिंग दी भी जा रही है। और भी जो भारत शासन के, राज्य शासन के अन्य विभाग हैं, चाहे वो ग्रामीण विकास विभाग हो, शहरी विकास हो, टूरिज्म हो, टेक्सटाइल हो, सभी अपने अपने विभागों के माध्यम से वो ट्रेनिंग देते हैं। तो जो सरकार की जो योजना है उसमें एक पार्ट आपका है जो आप अपने दायित्व निभा रहे हैं, इसी तरह से जो ग्रामीण विभाग है वो भी अपना पैरेलल में सिखा रहा है या
या वो लोग आपको, वो लोग डायरेक्ट करते हैं आपको, किस तरह का? नहीं नहीं, वो सब विभाग अपनी अपनी ट्रेनिंग अपने विभाग के माध्यम से संपादित करते हैं। जी जी जैसे ग्रामीण विकास विभाग है, उनका जो मेन अटेंशन है वो रूरल जी ट्रेनिंग की तरफ है। रूरल क्षेत्रों में जो युवा हैं उनको जी कैसे रोजगारोन्मुखी ट्रेनिंग देना, जी जी तो इस तरह से सब अलग अलग करते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी पहले 2018 में मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना प्रारंभ की गई थी। जी और जैसा कि आपने पूछा कि इन ट्रेनिंग का क्या आउटकम रहा और कितने लोगों को जॉब मिला, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इनके माध्यम से जो प्रशिक्षण होते हैं शॉर्ट टर्म के, तो उसमें जो रिपोर्टेड प्लेसमेंट है वो लगभग 20 से 25% रहा है अभी तक। जी किंतु फिर भी उसको इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं मान सकते कि हमने 100 बच्चों को ट्रेंड किया और केवल 20 से 25% ही, और वो भी रिपोर्टेड है, अभी वो सत्यापित या प्रमाणित नहीं है। जी तो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो युवा है जी हमारे देश का और प्रदेश का भी कह लें, कि उनके लिए ये जो कौशल विकास के प्रशिक्षण और ये योजनाएं वो एस्पिरेशनल नहीं रहे हैं। जबकि अगर हम देखा जाए तो इकोनॉमी में अगर कोई स्किल्ड युवा है या स्किल्ड मैन पावर है तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकता है। और अधिकतर जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे स्किल्ड मैन पावर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। जी वहीं हमारे यहाँ भारत में अभी ये 5% के करीब है। जी तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ये आवश्यकता है जी कि हम इनको स्किल बनाएं, उनका रुझान इस तरफ लाएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसकी तरफ आकर्षित हों। अभी सर एक चीज़ बहुत अभी आपके संस्था में हम घूम भी रहे थे, देख भी रहे थे, फीमेल्स का भी, गर्ल्स का भी, लड़कियों का भी रुझान इस तरफ बढ़ा है। वो भी लेथ मशीन पे कुछ काम कर रही थी, कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर रही थी। तो कितना परसेंटेज, क्योंकि लड़कियों को अगर देखा जाए तो नर्सिंग में चली जाती हैं, कुकिंग में चली जाती हैं, आईएचएम में चली जाती हैं, या फिर स्टिचिंग पे चली जाती हैं, फैशन डिज़ाइनिंग पे चली जाती हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल जैसी इंडस्ट्री में या लेथ मशीन पर या हैवी इंडस्ट्रियल जॉब में कम जाती हैं। तो अभी क्या परसेंटेज है सर कि जो लड़कियां इस तरफ ट्रेनिंग ले रही हैं? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज और इवन नौकरियों में भी जो आरक्षण दिया है, जी जी उसके तहत हमारे यहाँ भी आईटीआई में जब एडमिशन होते हैं जी जी तो महिलाओं के लिए आरक्षण है 30%। अब ये बढ़ के नौकरियों में ज़रूर 33 हो गया है। तो एक तो उनके लिए रिजर्वेशन है। जी जी दूसरा, अब इस तरह की कोई बाउंड्रीज नहीं रही कि लड़कियां या फीमेल केवल यही यही काम करें। काम करेंगी। जी अब तो जिसकी जिसमें रुचि हो, जी चाहे वो मशीनिस्ट हो, टर्नर हो, फिटर हो, वेल्डर हो, जी जी तो सभी ट्रेड्स में लड़कियों का रिप्रेजेंटेशन है। और जहाँ तक अभी अगर प्रदेश लेवल पे देखें जी तो आईटीआईज में ओवरऑल 20% के आसपास फीमेल पार्टिसिपेशन है। तो अभी भी 10% खाली रह जाती होंगी। जी, 10%, जैसे 30% रिजर्वेशन है, तो अभी भी 10%, मतलब अभी जितना रिजर्वेशन है उतनी सीट्स नहीं रहती हैं, जी जी मतलब भर पाती हैं। जी जी फिर भी पहले के मुकाबले बहुत परसेंटेज बढ़ा है। सर एक और जो आपकी योजना है, जगह जगह बोर्ड देख रहे हैं, व्यापक प्रचार प्रसार चल रहा है जिससे कि लोग मोटिवेट हो। तो जो प्रचार प्रसार के बाद जो स्टाइपेंड की बात कर रहे हैं, इंटर्नशिप की बात जो कर रहे हैं, 8,000 देंगे, 10,000 देंगे, वो बेसिकली है क्या? उसके लिए युवाओं को कहाँ जाना चाहिए, किससे कांटेक्ट करना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, और किस तरह की योजना है और किस फील्ड में है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, अभी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लाई गई है। जी जी और इसके तहत एक इंडिपेंडेंट पोर्टल बना है। जी उस पोर्टल के माध्यम से ही उसमें रजिस्ट्रेशन होता है युवाओं का और प्रतिष्ठानों का। जी तो लगभग अभी 13,000 के आसपास प्रतिष्ठानों ने अपना पंजीकरण कर लिया है और 7.5 लाख युवाओं ने उसमें कर लिया है। जी
अब उसका मार्केट प्लेस भी तैयार हो गया है, मैच मेकिंग भी शुरू हो गई है। अब युवा अपनी पसंद का उसमें कोर्स चुनता है और जो इंडस्ट्री ने नोटिफाई किया है कि हम इन उसमें ट्रेनिंग दे सकते हैं। और इस योजना के तहत करीब 700 ऐसे पाठ्यक्रम हैं, 700 से भी अधिक, जो काम उनके यहाँ होता है उसके अनुसार वो उसमें से सिलेक्ट करके और उसमें उनको रख सकते हैं। पहली बात तो ये योजना ऐसे बच्चों के लिए है, युवाओं के लिए है, जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाते। इसमें पात्रता के लिए कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है बच्चे का, और 18 से 29 साल उसकी उम्र होना चाहिए। अब किसी ने 12वीं कर लिया, अब वो जो भी परिस्थितियां रही हो उसके कारण वो आगे नहीं पढ़ना चाहता है, तो वो इस योजना के तहत जो प्रतिष्ठान उस पोर्टल पे पंजीकृत हुए हैं और उन्होंने वैकेंसी अपनी नोटिफाई की है, उसमें वो अपना रजिस्ट्रेशन करके उसमें वो उन प्रतिष्ठानों को जहाँ जाना चाहता है उनको सिलेक्ट करें, और उसका अगर प्रतिष्ठान द्वारा चयन किया जाता है और ये अपनी सहमति देता है तो वहाँ वो 1 साल के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसकी विशेषता ये है कि इसमें कोई सैद्धांतिक या कोई थ्योरेटिकल ट्रेनिंग नहीं होगी, सीधे काम पर जाओ और वहाँ पे उस काम को सीखो, और अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो हो सकता है वो प्रतिष्ठान उसको अपने यहाँ नौकरी पे भी रख ले साल भर के बाद। ये जो प्रतिष्ठान है इनका क्या क्राइटेरिया होता होगा सर? ये इनके लिए क्या आपकी रिक्वायरमेंट है जिनको आप चयनित करते हैं या अपने पोर्टल पे डालते हैं? वो किस तरह के प्रतिष्ठान होते होंगे जहाँ पे कि लोग जाएं और वाकई में ठीक है सरकार आप तो पैसा दे देंगे लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि वो वहाँ जाके कुछ सीखे भी, तो इस तरह के लिए क्या मॉनिटरिंग और क्या आपके क्राइटेरिया? इसमें सबसे जो ध्यान रखा गया है कि ऐसे प्रतिष्ठान इसमें आए जिनके यहाँ वाकई में कुछ काम होता हो, और जब वहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए युवा आए तो वहाँ कुछ सीख सकें। तो इसके लिए एक तो हमने जीएसटी धारक होना चाहिए प्रतिष्ठान जी। दूसरा हमने इसमें ये रखा है कि उसके यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं उसका केवल 15% की सीमा तक ही वो रख सकते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। मतलब अगर हमारे पास 100 का स्टाफ है तो 15 लोगों को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं जी। और उसमें भी फिर फर्दर ये रखा है कि किसी तरह का कोई उसमें की गलत जानकारी ना कोई दे जी जी। तो हमने 20 अगर लोग आपके प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं जी, तब तक तो हमने वो जो बताएंगे प्रतिष्ठान उसको मान के और उसका जो 15% होगा उतने लोगों को वो रख सकेंगे और हम उतना अलाउ करेंगे जी। अगर कोई प्रतिष्ठान ये बताता है कि हमारे यहाँ 50 लोग काम करते हैं तो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं रखा है, उसके लिए ये है कि हमने ईपीएफ नंबर मांगा है कि जो एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहे हैं उनका ईपीएफ कटता होगा जी, तो उसकी जानकारी आप उसमें दीजिए आप। फिर वो जो ईपीएफ नंबर दिया जाता है प्रतिष्ठान उससे हम फिर ईपीएफओ ऑफिस से कार्यालय से उसका वेरिफिकेशन करते हैं, और जो वहाँ से निकल के आता है कि हमारे यहाँ इस प्रतिष्ठान के 25 लोग पंजीकृत हैं या 50 लोग हैं तो हम उस संख्या में पोर्टल के माध्यम से ऑटोमेटिक उतना वो उनको रखने के लिए अलाउ करता है। एक और सर बहुत सारा है जिसको एम्फेसाइज करते हैं, जिसको जोर देते हैं प्रधानमंत्री की साहब डिजिटाइज मुझे पूरा हिंदुस्तान को करना, तो उस डिजिटल इंडिया की तरफ आपकी संस्था कौन कौन से ऐसे कोर्स लेकर आई है जो नए कोर्स हों? हमारे यहाँ आईटी से रिलेटेड काफ़ी कोर्स इसमें चलते हैं जी, किंतु जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है या ऑन द जॉब ट्रेनिंग है जी, तो डिजिटाइजेशन से संबंधित जितने भी आप विधाओं के नाम लेंगे उसमें से अधिकांश ये 700 कोर्सेस में सम्मिलित हैं जी, क्योंकि इसका मॉडल ही ऐसा रखा है कि जिस तरह का भी काम प्रतिष्ठान में होता है उसमें वो युवा जिसकी रुचि है, मान लो किसी की नेटवर्किंग में है, किसी की डेटा एंट्री में है, किसी की प्रोग्रामिंग में है, किसी की एनालिटिक्स में है, कुछ तो वो ग्राफिक कर रहा है, एनिमेशन कर रहा है, सारे कोर्स उसमें लगभग सम्मिलित हैं जी जी। और एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि ये जो योजना है मध्य प्रदेश शासन की, ये पूरे भारत में एक अपनी तरह की पहली ऐसी योजना है। इसमें जब वो युवा
प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण लेगा 1 साल का, उस दौरान उसको 8,000 से लेके और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। 8,000 मीन्स अगर कोई युवा 12वीं पास है और उसने ऐसा कोर्स चयनित किया है कि जिसकी योग्यता 12वीं से कम या 12वीं तक की है, तो उसको 8,000 मिलेगा। 12वीं से कम वालों को भी इंटरटेन कर रहे हैं? नहीं, पात्रता के लिए 12वीं जरूरी है। 12वीं तो ये जो हमारे पाठ्यक्रम है जी इनमें कई कोर्स ऐसे हैं जिनकी योग्यता 8वीं है, 10वीं है, तो हमने वो कोर्स भी इसमें रखे हैं। जी जी क्योंकि ये तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, जी। ताकि एक वैरायटी मिले, तो ऐसे कोर्स रखे हैं। जी। और स्टाइपेंड का हमने वो क्लासिफिकेशन किया है कि 12वीं पास को 8,000, ITI पास है तो 8,500, डिप्लोमा है तो 9,000 और डिग्री है तो उसको 10,000। सर, इसमें 10,000 तो सरकार ने दे दिया, क्या संस्था को भी आपने कहा गया है कि आपको भी उसमें कुछ ऐड ऑन करके और उसको विद्यार्थी या युवा आ रहा है उसको पेमेंट करना? एग्जाम्पल के लिए 10,000 ले लीजिए, तो उस 10,000 में से 7,500 सरकार देगी ओके। और 2,500 वो प्रतिष्ठान देगा। किंतु 7,500 तो सरकार देगी ही, जी जी। जो प्रतिष्ठान को 2,500 देना है वो चाहे तो उसको बढ़ा के भी दे सकता बढ़ा है। के भी दे सकते हैं। मतलब अगर किसी में कैलिबर है और कोई बहुत काम का है और ऐसा लग रहा है कि अपने लिए बहुत यूजफुल है जी तो उसको बढ़ा के भी दे सकता है। जी जी, तो मिनिमम तो इतना मिलना ही है। मिनिमम तो इतना मिलना ही है। कई योजना ऐसी रहती है जो राजधानी तक सीमित रहती हैं, तो जो आपका जो दायरा है पूरा मध्य प्रदेश का, जहाँ अनूपपुर भी आता है और इधर झाबुआ भी आता है, तो इधर भिंड मुरैना भी आता है, तो ये पूरे प्रदेश में किस तरह से आपकी मॉनिटरिंग चल रही है और किस तरह से जगह जगह सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? जी देखिए, हमने एक पोर्टल बनाया है जी। इस योजना के नाम से। जी जी। तो इस पोर्टल में पूरे प्रदेश के सारे युवा और प्रतिष्ठान अपने आप को पंजीकृत कर सकते हैं। जी। अभी हम अगर वो डेटा देखें जितने प्रतिष्ठान पंजीकृत हुए हैं और युवा, तो वो प्रदेश के सभी जिलों से उसमें पंजीकरण हुआ है। जी जी। इसके अलावा इस योजना का दायरा हमने प्रदेश के बाहर भी रखा है। अच्छा। प्रदेश के बाहर के भी प्रतिष्ठान जी जी। अपने आप मतलब इस योजना के तहत पंजीकृत कर सकते हैं और वो भी मध्य प्रदेश के युवाओं को इस योजना में जो युवा प्रशिक्षण लेगा उसका मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। जी। तो जो युवा वो प्रदेश के बाहर के प्रतिष्ठान में भी प्रशिक्षण ले सकता है। इसमें दो चीज़ें, एक प्रतिष्ठान हो गया, एक युवा हो गया। युवाओं की अपनी रुचि है और प्रतिष्ठानों की अपनी रुचि है, तो दोनों बराबर चल रहे हैं या युवा ज़्यादा हो गए प्रतिष्ठान कम हो गए, या प्रतिष्ठान ज़्यादा हो गए और युवा कम हो गए? देखिए, इस योजना का जो प्रारंभिक लक्ष्य 1 लाख का रखा गया था जी। तो अभी जब अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसको, जी जी। तो अभी तक जो वैकेंसी है जो प्रतिष्ठानों ने जो अभी दर्शाया है पोर्टल पे, जी। वो लगभग 60,000 के करीब हुई है। जी जी। कि 60,000 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे वो युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जो युवा जिन्होंने पंजीकरण किया है वो 7.5 लाख के ऊपर है। जी। तो जो आपका प्रश्न था कि अभी वैकेंसी के कंपैरिजन में युवा ज़्यादा है, मतलब प्रतिष्ठान जैसा कि मैंने बताया 13,000 के करीब अभी पंजीकृत हुए हैं। हाँ, हाँ। और उन्होंने जो प्रशिक्षण के स्थान उसमें दर्शाए हैं वो 60,000 है। 60,000 क्या है? प्रशिक्षण के ओके स्थान ओके ओके ओके, जो समझ गया। प्रतिष्ठान ने नोटिफाई किया है कि और जिनको पात्रता है हाँ, हाँ। कि हम 5 लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम 10 को, 15 ओके, को। ओके। उस तरह से 60,000 हाँ। के। तो सर आगे अभी आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी है, यहाँ एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। एम्बियंस बहुत अच्छा है, नेचुरल सब कुछ है। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, दाल बाफले, चूरमा लड्डू, लवली सराउंडिंग। बहुत प्यारी रिसोर्ट है ये। वेरी यूनिक।
सुंदर जगह है। एनर्जेटिक लगा, ये जगह भी बहुत अच्छी लगी। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड। मतलब सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। और ये मेरी सेकंड विजिट है यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट विजिट और सेकंड विजिट में मैंने ये देखा है, सेकंड विजिट में तो ये आपने स्वर्ग बना दिया है इसको। Species of bird that I saw in my whole life, I didn't saw that, and it was a good experience for me. We can say it's not so far from city. It's within city, but it gives a look of a forest. It is a very good place to spend weekend with your family as it is very close to nature. फैमिली आउटिंग के लिए आना है तो दिस इज़ एन आइडियल प्लेस। If you want to enjoy here, have a calm, quiet time to yourself, this is the best place to be. Absolute fantastic, very good hospitality. एम्बियंस बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है एंड जगह बहुत अच्छी है। मतलब जा जाके एक एडवेंचरस हो जाता है कि आप अंधेरे में एडवेंचर कर रहे हो। दैट्स वेरी गुड। सर, आपने अभी बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया। क्या इन योजनाओं में जो कास्ट रिजर्वेशन है, कास्ट रिजर्वेशन तो होगा कि साहब इतने हम इस कास्ट के रखेंगे, इतने रखेंगे, जो प्रावधान है, लेकिन उसको उनको क्या कुछ अलग से सुविधाएं या उनको कुछ अलग उनके लिए कोई मापदंड है कास्ट रिजर्वेशन वालों के लिए? देखिए, ये जो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है, जी। इसमें अभी रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं किया है जी। ये सभी के लिए ओपन है जी। क्योंकि ऑन द जॉब ट्रेनिंग है जी। और उसमें एक दूसरा पक्ष इस्टेब्लिशमेंट भी है जिसके ऊपर ये दायित्व है कि उनको ट्रेनिंग देना। जी। और उसमें फिर ये है कि प्रतिष्ठान को तो युवा जनरेट करना है, पैदा करना है जो कौशल सीख सकें और उनके लिए काम हो। तो ये प्योरली इस बात पे आधारित है कि आप सीखो, काम सीखो। जी। और दूसरी जो योजना है, चाहे वो ITI में एडमिशन की हो या अन्य कोई योजना हो, उनमें सभी में रिजर्वेशन रहता है। जी जी। विशेष करके मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में अभी कास्ट आधारित कोई रिजर्वेशन नहीं रखा है। लेकिन आपके यहाँ से सीखने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद, जब युवा बैंकों में जाता है या ऋण प्राप्त करता है, उस ऋण में बहुत सारी कास्ट रिजर्वेशन के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। उसमें सब्सिडी भी कुछ ज़्यादा दे रहे हैं, कुछ लोन का अमाउंट भी ज़्यादा दे रहे हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है, शायद वो भी नहीं है, क्योंकि ये शायद आपके विभाग के बाहर की बात हाँ, है। जो उद्यमिता से संबंधित है। जी जी। जैसे अपने यहाँ प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है। जी जी। और सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मुद्रा है, PMEGB है। जी। तो उनमें ज़रूर जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं उनको अलग से बेनिफिट दिए गए हैं। जी जी। किंतु हमारे यहाँ भी जो बाकी की स्कीम्स हैं सभी में कमोबेश ये रिजर्वेशन का और उसका प्रावधान रहता है। हाँ हाँ। अभी चूंकि ये योजना ऑन द जॉब ट्रेनिंग है और इसमें प्रतिष्ठान इन्वॉल्व हैं एक स्टेक होल्डर के तहत, तो अभी फिलहाल इसमें इसका प्रावधान नहीं रखा गया है। इसमें सभी तरह के युवा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी हैं, टेक्निकल कॉलेजेस भी हैं, दूसरे कॉलेजेस भी होते हैं, इंडस्ट्रीज़ रहती हैं, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस आपका एक अलग होता है और एक वर्कशॉप और बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन अगर अपने ITI की बात करें तो आपका हेड ऑफिस भी वहीं है और बच्चों की ट्रेनिंग भी वहीं होती है। लेकिन जो आपके प्रमाइसेस का जो गेट है, कभी आप महसूस करिएगा, और मैं तो शायद भुक्तभोगी हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ,
आपके संज्ञान में ला रहा हूँ, चूँकि गेट अभी नया नया बना है, एंट्री नई नई हुई है। तो उस गेट से जैसे ही एंट्री करते हैं उसमें एक प्लानिंग का बहुत बड़ा फॉल्ट है। जैसे ही आप गेट से एंट्री करते हैं उसी के 90 डिग्री पे एक रोड चल रही है, तो एक वो अपने आप जंक्शन बन जाता है। तो आने वाले समय में इधर से गाड़ी जा रही है, मेन रोड से एंट्री करके गाड़ी जा रही है, उधर से अगर कोई बच्चा पैदल जा रहा है, क्योंकि वो तो सड़क पे चल रहा है, उसकी गलती नहीं है, साइकिल से जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपका चूँकि हेड ऑफिस है तो आपकी सारी कारें वहीं से जानी है। तो क्या आप इसके लिए आप क्या, जैसे मैं आपके संज्ञान में लेकर आ रहा हूँ। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा आपने हमारे को ध्यान में दिलाया। जी जी। और हम निश्चित रूप से उसको इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और व्यवहारिकता के रूप में देख के और उसका समुचित व्यवस्था ऐसी सुनिश्चित करेंगे जी जी कि किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो जी। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आपके साथ ये घटना घटित हुई। हम जरूर इसका निदान करेंगे और जल्दी से जल्दी करेंगे। सर, हमारी शुभकामनाएं। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, लोगों को रोज़गार मिलेगा, देश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा। हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जो भावना है वो एक रूप ले लेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया।